सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर। 2 दिन पहले नून लीग के सदर शहबाज शरीफ के बेटे सुलेमान शहबाज को बरतानवी अदालत ने करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमात में सबूतों में कमी की वजह से उनके मुंजमद असासे बहाल करने का हुक्म दिया था। बरतानवी नेशनल क्राइम एजेंसी की रिपोर्ट में बताया गया कि एजेंसी ने मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम की बुनियाद पर 21 माह तहकीकात की और इस तहकीकात के दौरान NCA को सुलेमान शहबाज के खिलाफ करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग का कोई सबूत नहीं मिला। नेशनल क्राइम एजेंसी ने अपनी तहकीकाती रिपोर्ट बरतानवी अदालत में जमा करवाई। सुलेमान शहबाज के 2 साल से फ्रीज अकाउंट्स को करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग साबित ना होने पर डी फ्रीज कर दिया गया, जिसके बाद किसकी हार हुई और किसकी जीत हुई, इसे लेकर नून लीग और हुकूमती तर्जुमानों में एक नई बहस छिड़ गई है। अब आज शहबाज शरीफ ने एक वजाहती प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि एक धेले की मैंने करप्शन नहीं की है। हुकूमत पर भी उन्होंने तनकीद की, कहा कि ये लोग मेरे और मेरे बच्चों के खिलाफ नेशनल क्राइम एजेंसी में गए लेकिन वहां से कुछ निकला नहीं। शहबाज शरीफ ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा, जरा सुनिए। नैब हो, FIA हो, अरबों खरबों के इल्जामात लगे, मगर आज तक ना नवाज शरीफ के खिलाफ ना मेरे खिलाफ एक धेले की करप्शन का सबूत अभी तक नहीं लेके आए। बड़े धूमधाम से फिर ये लंदन में हमारे खिलाफ NCA के पास ये गए। तो अगर ऑफशोर अकाउंट्स में जिस तरह इमरान खान न्याजी कहते हैं कि मेरे पैसे जमा होते थे, तो NCA तो 1 सेकंड में वो निकाल लेती। तो शहबाज शरीफ की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी हुकूमत का मौक़िफ़ नहीं बदला। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा कि जो केस लंदन में था वो हुकूमत पाकिस्तान ने किया ही नहीं था। केस किसने बनाया और किस पर बनाया, फवाद चौधरी ने सारे नाम भी बताए। उन्होंने गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, ये भी सुनिए। 2 साल जो इन्वेस्टिगेशन हुई वो जुल्फ़कार अहमद नाम के एक फ्रंटमैन के अकाउंट्स के ऊपर हुई और सलमान शहबाज और जुल्फ़कार अहमद के जो अकाउंट्स थे उनको लंदन की जो नेशनल क्राइम एजेंसी है उसने अपने तौर के ऊपर उसको प्रोब किया। ये केस ना तो हमारे पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से इनिशिएट हुआ था, ना ही इसमें शहबाज शरीफ किसी तौर के ऊपर उस केस में शामिल थे। तो लंदन में जिन लोगों के खिलाफ तहकीकात हो रही थी, फवाद चौधरी ने उन सब के नाम बताए। कल वज़ीर आज़म के मुशीर बराए दाखिला और एहतिसाब शहजाद अकबर ने भी ये वाज़ेह कर दिया था कि शहबाज शरीफ पर तो लंदन में कोई केस था ही नहीं, फिर वो सुरखरू कैसे हो गए। ये नेशनल क्राइम एजेंसी ने सुलेमान शहबाज शरीफ और उनके लॉयर हैं जुल्फ़कार अहमद का एक जो अकाउंट, जो क्लाइंट अकाउंट होता है, उसके ऊपर एसेट फ्रीजिंग ऑर्डर लिया था। इस पूरे ऑर्डर के अंदर शहबाज शरीफ का नाम नहीं है। शहबाज शरीफ को किसी चीज में एक्विट नहीं किया गया है। एक एसेट फ्रीजिंग ऑर्डर का खत्म होने को ऐसे बनाकर पेश किया गया कि शहबाज शरीफ को बर्रियत हो गई है मनी लॉन्ड्रिंग की केस के लंदन में। अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि NCA की लिस्ट में भी सुलेमान शहबाज का नाम तो था, फिर शहबाज शरीफ सुरखुर होने का क्रेडिट क्यों ले रहे हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये क्यों कहा कि वो बेगुनाह साबित हो गए। कल नून लीग के जो सीनियर लीडर्स हैं, जिसमें शाहिद खाकन अब्बासी, एहसन इकबाल, उन लोगों ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और शहबाज शरीफ की बेगुनाही से मुताल्लिक बात की थी। इसी पर मजीद गुफ्तगू करते हैं। सेनेटर अब्दुल कयूम साहब, नून लीग के सीनियर रहनुमा, शाह खावर साहब, सीनियर माहिर कानून, हमारे साथ मौजूद हैं। सेनेटर साहब, ये आपकी इजाज़त से मैं अगर शाह खावर साहब से पहले पूछूं, शाह साहब, इस फैसले में सुलेमान शहबाज के अकाउंट्स को डी फ्रीज किया गया है, तो फिर शहबाज शरीफ को क्लीन चिट क्यों मिल गई, वो क्यों ये क्रेडिट ले रहे हैं अपने बेगुनाह होने का। आज भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कल भी नून लीग के सीनियर लीडर्स ने इसी सिलसिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। आपके क्या तासुरात हैं इस पर? ने या उनकी जो एजेंसीज हैं उन्होंने एक तहकीक शुरू की थी। इनके अकाउंट्स जो है उसमें फ्रीज हुए थे, फिर इनसे उन्होंने बाकायदा पूछ गुछ की और बहुत सारी तफ्तीश के बाद उन्होंने फिर ये राय कायम की कि ये जो उन पे जो शक किया जा रहा था, या ये जो मनी लॉन्ड्रेड अमाउंट थी, या उनके अमाउंट या इल गॉटन मनी से जो उन्होंने प्रॉपर्टीज़ या एसेट्स खरीदे थे, उस हद तक तो उन्होंने उनको एग्जोनरेट कर दिया कि उनका कोई सबूत नहीं मिला। और वो जो अकाउंट्स उन्होंने फ्रीज़ किए थे उसको डी फ्रीजिंग जो है वो कर दिया है। तो इसमें मैं आपको एक बात वजाहत करता चलूँ कि इस तमाम मामले में ये एक तहकीक हो रही थी, एक तफ्तीश हो रही थी, जो कि
शुरू हुई और काफ़ी अरसे तक रही और बाद में उन्होंने इसको ड्रॉप कर दिया कि इसमें उन्हें कोई इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल नहीं मिला। तो ये कहना कि वो इल्ज़ाम से बरी हो गए, बरी तो खैर नहीं हुए। बरी तो तब होता है कि जब किसी के ख़िलाफ़ कोई फौजदारी मुकदमा चलता है और वो ट्रायल में आखिर में बरी हो जाते हैं। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि इससे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और शरीफ फैमिली को एक मॉरल एज ज़रूर मिला है, जिसको डिफ्यूज़ करने के लिए मैं देख रहा हूँ कि कल से हमारे हुकूमती तर्जुमान और मुशीरान जो हैं वो उसको ये साबित करने की कोशिश कर रही है कि ये कुछ भी नहीं हुआ बिल्कुल है। ये उनको इस इंक्वायरी में एग्जॉनरेट किया गया है, उनको बरी और ज़िम्मा ज़रूर किया गया है कि उनके खिलाफ इल्जामात साबित नहीं हुए। सही। और मैं ये समझता हूँ कि हुकूमती तर्जुमान मुझसे के लिए कह रहे हैं कि ये केस पाकिस्तान ने किया ही नहीं था, इसमें पाकिस्तान की तरफ से कोई इनिशिएटिव नहीं लिया गया। तो अब इस केस में अहमियत किस चीज की है कि ये अकाउंट्स डी फ्रीज हो गए, ये ज्यादा बड़ी अहमियत की हामिल बात है या फिर ये पाकिस्तान ने किया ना किया इसकी देखिए मुझे एक बात सुने, देखिए पाकिस्तान ने किया या ना किया इस बात की ज़रूर अहमियत है कि उसमें से ये एग्जॉनरेट हुए। जहाँ तक सलमान शहबाज का ताल्लुक़ है तो उसमें उनके वालिद का भी जिक्र है उसमें। देखें, आप बहुत सारी चीज़ों को डिनाई नहीं कर सकते। आप सुबह को शाम और शाम को सुबह नहीं कह सकते। जो चीज़ है उसको आप कंसीड करें कि उस इंक्वायरी में जो है ये बिल्कुल एग्जॉनरेट हुए हैं, बरी ज़िम्मा हुए हैं। और ये जो दूसरी बात सामने आ रही है, देखिए मैं समझता हूँ कि हुकूमत को इस पर ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होना चाहिए। वो जितना इसमें सेंसिटिव हो रहे हैं, जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, चाहे वो वज़ीर इत्तलात हैं या मुशीर एहतसाब हैं या उनके कोई और है, तो वो उससे जो है लोगों में ज़्यादा जो है वो एक हैजानी कैफियत पैदा हो रही है। और वो ये बात जो है कि ये कहना कि ये बिल्कुल हुकूमत पाकिस्तान का इसमें कोई हाथ नहीं था, तो वो फिर डीजी नैब लाहौर जो है वो किस सिलसिले में गए थे उधर, वो भी तो इस तफ्तीश में या तहकीक में शामिल थे। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत को इतना ज़्यादा अपोलोजेटिक होने की ज़रूरत नहीं है। सही। अच्छा शाहब, इससे पहले मैं अब्दुल कयूम साहब की तरफ जाऊं, एक सवाल मैं आपसे और करूं, फिर आपकी तरफ वापस आऊंगा। वो उस पे कंसंट्रेट करें। अब सवाल यही है कि ये इस फैसले के बाद क्या ये चीज़ ये तय हो गई कि ये जो पैसा बाहर गया ये मनी लॉन्डर होके नहीं गया, चूंकि एनसीए ने क्लीन चिट दे दी, क्योंकि बरतानवी अदालत ने अकाउंट्स डी फ्रीज कर दिए, तो इस बात को हम मान लें कि ये कहीं कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई? बिल्कुल, इस हद तक तो बिल्कुल उन्होंने इनको साबित चिट दे दी है कि कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई, कि जिन अकाउंट्स का और जिन एसेट्स की वो तहकीक कर रहे थे उस पर तो उन्होंने मुतमईन हो गए हैं कि उसमें कोई पैसा ऐसा नहीं था जो मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए वहाँ भेजा गया और उस रकम से जो है ये जायदादें खरीदी गई थी। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। सही। तो सेनेटर अब्दुल कयूम साहब, अब ये चले वहाँ से तो क्लीन चिट आपको बरतानिया से मिल गई, लेकिन ये पाकिस्तान में जो केसेस चल रहे हैं, जो टीटीज़ के ज़रिए इतना पैसा आया, आज फवाद चौधरी साहब ने एक लंबी लिस्ट गिनवाई है कि कौन कौन वो लोग हैं जिन्होंने पैसे इतने बड़े बड़े ट्रांसफ़र किए हैं शरीफ फैमिली के अकाउंट में। इन अकाउंट्स का हिसाब क्यों शरीफ फैमिली अभी तक नहीं दे पा रही, क्यों यहाँ से बेकसूर साबित नहीं हो पा रहे? अपने आप को प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो वो कहते हैं कि एक धेले की भी करप्शन नहीं की, तो फिर बेकसूर होने के सबूत, मनी ट्रेल्स क्यों नहीं दे पा रहे? देखें, पाकिस्तान में भी जहाँ तक उनके बेकसूर बात है, जब भी उन्होंने अपने तौर के ऊपर, वो आपको पता है कि उनका अपील के ऊपर फैसला आया, तो कोर्ट्स ने ये कहा कि इनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का कोई केस नहीं, शहबाज शरीफ का। दिस इज़ ऑन रिकॉर्ड। उन्होंने फैसलों के अंदर लिखा है कि हमारे पास ना कोई टीटी इनके नाम पे आई है, ना कुछ इधर भी हुआ है। लेकिन यहाँ तो आपको पता है, एक मखसूस हालात हैं जहाँ सिलेक्टिव आप एक किस्म की अकाउंटेबिलिटी करना चाहते हैं और आप थ्रू हुक एंड क्रुक ये चाहते हैं कि किसी तरीके से इन बंदों को अंदर किया जाए। इंक्वायरी स्टेज पे पकड़ के बंद कर दिया और फिर प्राइम मिनिस्टर जब लाहौर गए तो उन्होंने कहा शहबाज शरीफ अंदर है, इसकी चारपाई भी ले लो, इसको नीचे सुलाओ। मतलब है इस तरह का वैनम है जातियात के ऊपर। तो अभी दैट इज़ द रीज़न कि ये आज बौखला उठे हैं पूरी हुकूमत वाले। हालांकि मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ मेरे भाई जो बात कर रहे थे कि ये देखें, जब आप इंटरनल गुर्बतो अफलास के इतने सीरियस इश्यूज हैं, जब एक्सटर्नल आपके ऊपर अफगानिस्तान की वजह से इतने प्रेशर्स आ रहे हैं, जहां वो आपको कह रहे हैं कि जी आप इसके अंदर इन्वॉल्व थे और हम प्रोब करेंगे, वो बिगर इश्यूज हैं कौम को आगे लेके जाने के लिए। ये नॉन इश्यूज हैं उसके मुकाबले के अंदर। हाउएवर ये अकाउंटेबिलिटी का एक प्रोसेस है, चलता रहे लेकिन ईमानदारी पे चले।
अभी यहाँ तक तो ये मैं जनरल बात करना चाहता हूँ। अभी इनका जो मसला है वो दिसंबर 2019 के अंदर वहाँ सलमान शहबाज शरीफ के अकाउंट्स के अंदर कोई एक ऐसी एंट्री थी जिस पे उनको शक हुआ और उन्होंने इनके भी अकाउंट फ्रीज किए, शहबाज शरीफ साहब के भी किए, और फिर 17 महीनों तक लगातार वो इंक्वायरी करते रहे। और वो सिर्फ इसके सलमान के अकाउंट को नहीं देखते रहे होंगे। जब आप ये देखते हैं, शक पड़ता है, तो आप उसका बाप तो सबसे पहले है, उसकी माँ का भी देखा होगा, उसके भाई बहनों का देखा होगा, उनकी बिजनेस एंट्री देखी होगी, उनकी दूसरी देखी होगी, और 20 साल पीछे गए हैं वो, उन्होंने अपने उसमें लिखा है। तो खुदा के लिए हमें तो मेरे ख्याल में, मैं हुकूमत वक्त के जो लीडर्स हैं उनको ये खुश होना चाहिए कि एक उनके खिलाफ, हमारे पाकिस्तानी के खिलाफ एक बरतानवी अदालत में केस किया और हम सुरखरू हुए। पाकिस्तानी कौम बावकार कौम है, हमारे इंटरनल इश्यूज हो सकते हैं लेकिन बैरूनी तौर के ऊपर हमें अभी, अब दे आर लीविंग नो स्टोन अनटर्न्ड टू प्रूव कि जी ये कुछ भी नहीं हुआ। तो देखिए ये इनकी आज तक ना शहबाज शरीफ साहब पे ना नवाज शरीफ साहब पे, आप देखें ये पनामा में अरबाब जो थे तकरीबन 400 तो 50 कंपनीज थी लोगों की, और उसमें मेरे साथ सेनेट में कुछ सेनेटर बैठे थे जिनकी एक की 34 ठीक है सेनेटर साहब, आपका दायरा, आपका ये पॉइंट आ गया कि चलें, एक पाकिस्तानी की हैसियत से एक बरतानवी अदालत में उनके हक में फैसला आया है। निसार खोड़ो साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा भी में ज्वाइन कर चुके हैं। इसके बाद शाखावर साहब की तरफ मैं जाता हूँ, ज़रा सवाल ले, जो इन केसेस का असर है क्या पाकिस्तान में जो तहकीकात नैब केसेस में हो रही हैं उन पर भी पड़ सकता है? शाह साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ ज़रा। निसार खोड़ो साहब, ये अब ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी क्या नून लीग की लीडरशिप को आप लोग समझते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग और ये सब, चूँकि एक दूसरे पर आप लोगों ने भी अपने दौर में केसेस बनाए हैं, इन केसेस में कहीं कोई हकीकत है? बरतानवी अदालत का तो फैसला आ गया, लेकिन पाकिस्तान में एक तवील अरसे से ये तहकीकात चल रही हैं और ना शरीफ फैमिली अपने आप को बेकसूर साबित कर पा रही है, ना नैब उनको कसूरवार साबित कर पा रहा है। सिंपल सा मसला है, अगर किसी और मुल्क के एजेंसियों ने किसी को क्लियर किया है तो आपको और हमको सर में दर्द डालने की क्या ज़रूरत है? ये पाकिस्तान की अदालत या पाकिस्तान का नैब नहीं है और बैरून मुल्क का ये अदालत है जिसने नोटिस लिया, आपने ख़त लिखा, पाकिस्तान की हुकूमत ने ख़त लिखा, नहीं लिखा, लेकिन उन्होंने इंक्वायरी मुकम्मल करके अगर किसी को क्लियर किया है तो फिर तुम और हम बहस क्यों कर रहे हैं? नहीं, थोड़ा सा बहस ये है कि वो ये कह रहे हैं कि मुझे क्लीन चिट मिल गई, पाकिस्तान में मेरे खिलाफ केसेस गलत हैं। हुकूमत ये कह रही है कि ये हमने केस नहीं किया था और यहाँ पर जो केसेस हैं उनमें अभी आप पर और मजीद शिकंजा सख्त होने वाला है। मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। शाह साहब, अब पाकिस्तान में जो ये इस वक्त तहकीकात चल रही हैं, इस केस के फैसले का कहीं कोई असर क्या पाकिस्तान में पड़ सकता है? इस फैसले को क्या किसी सबूत के तौर पर पाकिस्तान में पेश किया जा सकता है? थोड़ा सा मैं आता हूँ आपकी तरफ वापस। ए भाई, बात तो सुने आप। कभी कहते हैं वजीर के हमने तो केस किया ही नहीं। जी जी, अच्छा खोड़ो साहब आप मुकम्मल करें। शाह साहब मैं आ रहा हूँ आपकी तरफ। जी जी खोड़ो साहब, आप बात मुकम्मल कीजिएगा। सर मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना सही, कभी तो वफाकी वज़रा कह रहे हैं कि जी हमने केस तो किया ही नहीं, फिर कह रहे हैं कि हमने केस किया था। कंफ्यूज तो हुकूमत है ना। उस इंटरनेशनल एजेंसी को या किसी और मुल्क की एजेंसी को अगर वहीं कोई खराबी दिखाई नहीं दी और उन्होंने फ्रीज अकाउंट्स को रिलीज किया है, सलमान शहबाज के ही सही अगर किया है, तो फिर हुकूमत के जो दावे हैं उन पर तो शक तो शुरू हो जाता है ना कि आप का मुर्दे इल्ज़ाम किसी को लगा देते हैं, ठहरा देते हैं और फिर उसके बाद आपकी ही सुबकी होती है कि दूसरे मुल्क ने किसी को क्लियर कर दिया, आपके उसके ऊपर इल्ज़ाम थे। सही, तो बहस किस चीज़ का है? ठीक है। जी जी शाह साहब, क्या पाकिस्तान में जो तहकीकात चल रही हैं इन केसेस का कोई असर इस पर पड़ सकता है? ज़रा मुख्तसरन अगर आप बता दें, फिर अगले टॉपिक की तरफ मैं बढ़ता हूँ। नहीं, देखिए बात यह है कि ये जो पाकिस्तान में तहकीकात चल रही हैं या उनके ख़िलाफ़ जो रेफरेंसेस अदालतों में चल रहे हैं, उसका तो खैर वो इंग्लैंड की उस कार्रवाई का तो कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि वो एक ऑल टुगेदर डिफरेंट चीज़ है और यहाँ जो मामला चल रहे हैं वो किसी और ग्राउंड्स के ऊपर है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूँ कि जिस तरीके से ये रिएक्ट किया है गवर्नमेंट ने और गवर्नमेंट के तर्जुमानों ने और वज़ीरों ने और मशीरों ने, उससे जो यहाँ पर उनके ख़िलाफ़ तहकीकात भी चल रही हैं या रेफरेंस भी चल रही हैं, वो भी मशकूक होते जा रहे हैं। उसको भी शक की नज़र से देखा जाए कि इनको
हर हाल में प्रोसिक्यूट करना जो है ये गवर्नमेंट ने अपना जो है वो फ़र्ज़ अवलीन बनाया हुआ है और उन्होंने हर हाल में करना है। तो मैं ये समझता हूँ कि आपने जितनी तहकीकात करनी है, जितने रेफरेंसेस बनाने हैं, उनको लो प्रोफाइल होके अपनी रूटीन में चलने दें। जब किसी इंक्वायरी के बारे में मुशीर एहतसाब आके पहले से बताएंगे कि नैब ने एक फ़लानी तहकीक जो है वो शुरू करने वाले हैं और उसमें वो फैक्ट्स एंड फिगर्स और उनके करप्शन की एक बहुत लंबी चौड़ी दास्तान जब आप पहले सुनाएंगे और उसके बाद नैब उस पर कार्रवाई करेगी, तो नैब की वो सारी कार्रवाई जो है वो मशकूक हो जाती है लोगों की नज़र में। तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को अपने, जैसे अभी जनरल साहब फरमा रहे थे, वो बहुत सारे मसाइल उनके सामने हैं, इंटरनेशनल इंटरनल मसाइल, महंगाई बहुत ज़्यादा है, आप उस पर कंसंट्रेट करें, इन चीज़ों पे ऊपर ज़्यादा सेंसिटिव ठीक है। शाह साहब, ज़ाहिर है महंगाई भी बड़ा इशू है और फिर अब अगले इलेक्शन को साफ शफाफ किस तरह बनाना है ये भी बड़ा खिलाफ कोई सबूत है। और ज़ाहिर अपोजिशन ने इंतखाबी इस्लाहात और ईवीएम पर हुकूमत के साथ मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत सारे मसाइल हैं। जी शाह साहब, मैं आता हूँ आपकी तरफ जरा, मैं इस पे अवाम को कंफ्यूज। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये ईवीएम वाला मामला भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ज़ाहिर है अब हुकूमत के रवैये में पहले के मुकाबले में इस सिलसिले में कुछ लचक दिखाई दे रही है, थोड़ी सी हुकूमत फ्लेक्सिबल हुई है और अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दे रही है। और अब ये मुज़ाकरात और मुशावरत हो पाती है, नहीं हो पाती, अपोजिशन से बातचीत के लिए बाबर आवान और अली मोहम्मद को भी जिम्मेदारी दे दी गई है, जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इसके अलावा हाई वोटिंग, फिर इंतखाबी इस्लाहात हैं, इस पर अपोजिशन से मुज़ाकरात करेंगे। अब हुकूमत आने वाले इंतखाबात नई इस्लाहात और ईवीएम से करवाने के लिए इस वक्त खासी संजीदा दिखाई दे रही है और हर हाल में अगले इंतखाबात ईवीएम के जरिए करवाना चाहती है। चंद रोज़ पहले की बात है, मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर आवान बड़ा वाज़ेह ये कह चुके हैं कि ये अगले इंतखाबात ईवीएम के जरिए होंगे। हम हर जगह मशीन हर कमेटी को दिखाने के लिए तैयार हैं और उसके लिए साइंस मिनिस्ट्री सारी जगह रोड शोज भी कर रही है। एक बात मैं अपोजिशन को क्लियर करना चाहता हूं, इंशाअल्लाह अजीज अगले इलेक्शन 2023 के उसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल होगी। अपोजिशन की दोनों बड़ी जमातें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ईवीएम के जरिए इस वक्त इंतखाबात नहीं चाहती। दोनों जमातों का यह मौक़िफ़ है कि इलेक्शन का तरीक़ाकार तय करना इलेक्शन कमीशन का मैंडेट है। पार्लियामेंट वो कानून जो आइन से मुतसादम हो, अगर वो पास करे तो उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। किसी गवर्नमेंट फंक्शनरी का या एग्जेक्टिव का काम नहीं है इलेक्शन कराना। आइन ये सिर्फ इख्तियार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को देता है और हम समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को स्ट्रेंथन किया जाए। इस किस्म की लेजिस्लेशन जो है वो कंसेंसस से होती है और कंसेंसस से ही उसको बदला जा सकता है। हुकूमत अगर ये इकदाम करेगी तो ये इकदाम उसका गैर अखलाकी, गैर जमहूरी और गैर कानूनी होगा। तो इलेक्शन कमीशन जो है वो इंडिपेंडेंट है, आज़ाद है। हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के दरमियान जब तलखी में इजाफा हुआ है इस दौर में, तो अब वज़ीर आज़म अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात के लिए भी तैयार हो गए हैं। इत्तेहादियों को एतमाद में लेने की हिदायत भी वो कर चुके हैं और इसके लिए हुकूमत ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का भी ऐलान कर दिया है। हुकूमत ने इस मामले में मुज़ाकरात करने में खासी ताख़ीर कर दी है। ज़ाहिर 3 साल इस हुकूमत को हो चुके, हुकूमत ने 3 साल गुजार दिए और अब 3 साल बाद फवाद चौधरी ये कह रहे हैं कि वो बात तो करना चाहते हैं लेकिन वक्त इसके लिए खासा कम है। नहीं, वो चल रहा है अपोजिशन के साथ भी गुफ्तगू जो है वो चल रही है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि इसको एक लंबा लिंगर ऑन ना किया जाए और उम्मीद है अपोजिशन भी इस चीज़ को रियलाइज़ करेगी। आखिर आपने एक्विजिशन करनी है, मशीनें मंगानी है, ये सारा काम इतनी जल्दी नहीं होगा। तो हम समझते हैं अपोजिशन को इस मामले में, हम 1 साल से तो लगे हुए हैं, इससे ज़्यादा अब और क्या करें, तो इसलिए इसको आगे बढ़ना चाहिए। तो अब्दुल कयूम साहब, ये हुकूमत मुज़ाकरात करना चाह रही है लेकिन फवाद चौधरी साहब ये भी कह रहे हैं कि वक्त भी कम है। आपको लगता है कि ये इलेक्शन से पहले अभी हुकूमत फौरी तौर पर नई इस्लाहात करना चाहती है, मुज़ाकरात की तरफ आ रही है, अपोजिशन को भी इसको संजीदगी से लेना चाहिए? देखिए, मैं नहीं समझता कि हुकूमत सीरियस है इस्लाहात के लिए। इन्होंने तो अभी वक्त थोड़ा इसलिए रह गया कि 3 साल ज़ाया कर दिए ना। आप राइट फ्रॉम डे वन अगर आप इंटरेस्टेड थे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, जुडिशल रिफॉर्म्स, लेबर की रिफॉर्म्स, एजुकेशन की, सिविल सर्विस की, पुलिस की, जो इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा हुआ था, राइट डे वन पहले 100 दिनों के अंदर इसके ऊपर तैयारी, चूंकि आपने मैनिफेस्टो में लिखा होता है, आपने तैयारी की होती है, आप उसको अनफोल्ड करना शुरू करते हैं। जहां आपको अपोजिशन की मदद चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के लिए, वहां आप डायलॉग करते हैं और बिल्कुल अपोजिशन रेडी होती है, चूंकि पार्लियामेंट का यही होता है सिस्टम कि बैठ के सर जोड़ के बैठते हैं। आपने देखा 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बन गया, जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने कैसे बना लिया। वो तो वली खान और सारा ग्रुप उनके तो सख्त खिलाफ था, वो तो जेलों में थे हैदराबाद की और इधर उधर।
उनको निकाल के आके बैठ के कन्विंस करके, ये जब टेररिज्म का मसला बन रहा था तो नवाज शरीफ साहब ने सारी पार्टियों बशमूल इमरान खान साहब के और आर्मी की क़यादत को इकट्ठा किया और नेशनल एक्शन प्लान बन गया। ये अभी भी सब कुछ हो सकता है, लेकिन इनकी प्रायोरिटीज गलत हैं। इनके जो मिनिस्टर्स हैं उनको जो डायरेक्शंस होती है वो चोर डाकू और मतलब बिलो दी बेल्ट करके माहौल को खराब, वॉकआउट, हल्ला गुल्ला। तो मैं ये कहता हूं कि कोई भी अच्छा कदम मिल के उठाना चाहें तो उठाएं, लेकिन इलेक्शन के अंदर कोई फंडामेंटल चेंज उसके प्रोसेस में जो आइन के से बालातर हो, उसके लिए आपको अपोजिशन का इत्तेहाद चाहिए। बिकॉज सिर्फ आपका इलेक्शन नहीं होना, इलेक्शन पूरे पाकिस्तान में बाकी जो दर्जनों की पार्टियां हैं, वो बड़ी पार्टियां भी हैं, छोटी भी हैं, उन्होंने भी होना है, तो उनका कंसेंसस होगा तो आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन ये ईवीएम जो है दुनिया के अगर 200 ममालिक है तो उसमें 15-20 ममालिक के अंदर है और उनमें से भी कईयों में फेल हो चुकी है, बाकी 180 में नहीं है। अब्दुल कयूम साहब, आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत इस वक्त संजीदा नहीं है, तो निसार खोड़ो साहब, अगर हुकूमत संजीदा नहीं है तो आप ये मुज़ाकरात की ऑफर कबूल करके और उनकी इस गैर संजीदगी को एक्सपोज कर दें। आपके पास तो मौका है, तो साबित हो जाएगा कि वो संजीदा नहीं है। आप लोग मुज़ाकरात से भाग कर उनको उनकी गैर संजीदगी पर पर्दा क्यों डाल रहे हैं? सर, हम किसी मौके की तलाश में नहीं है कि हुकूमत से साथ बात करने का मौका मिले, हमें कोई इसकी तलाश नहीं है। हम कोई रिक्वेस्ट नहीं करते, हम असेंबलियों में ही बात करते हैं और असेंबलियों में ही अपनी आवाज़ उठाते हैं और अपने एतराज़ात डालते हैं। हुकूमत का रवैया है जिसने ये सारा माहौल पैदा किया है। पहले ये होता है कि हुकूमत ने कौमी असेंबली में ये बिल लाया क्यों, किसी से बातचीत किए बगैर। अब आके मुज़ाकरात करने का क्या तरीका है, क्या ईवीएम, जैसे भाई ने कहा कि कुछ मुल्कों में ये इस्तेमाल हुआ था, नॉर्वे में शुरू में हुआ था, फेल हो गया था, तो दूसरे मुल्कों ने भी ये निज़ाम लाने से एतराज़ किए और पीछे हट गए। आपको क्या अमेरिका का याद नहीं है, जब अल गोर और बुश की इलेक्शन थी तो क्या हुआ था? वहां भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम होगा और या है। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये वजीर आजम जो कहते हैं इमरान खान, ये इमरान खान ने खुद कहा है कि 1970 की वाहिद थी जिसमें रिगिंग नहीं हुई थी। तो क्या उस वक्त ईवीएम था? जब उसमें भी ईवीएम नहीं था और खुद मानती है हुकूमत कि भाई 1970 वाली इलेक्शन फ्री एंड फेयर थी, तो फिर बात है कि इलेक्शन को रिग कराने की कोशिशें जो करता है उसको रोको ना, उससे आजाद करो इलेक्शन को। अगर इलेक्शन खुद से ट्रांसपेरेंटली करता है या ये रिगिंग कराता है तो खोल दो, उसको सामने रख दो। सही। बाकी ये कह देना वजीर आजम का कि जी इलेक्शन में रिगिंग को टाइम में नहीं होती, जब शाम की गिनती है तब रिगिंग होती है, तो करता कौन है? पोलिंग एजेंट तो दोनों सब पार्टियों के बैठे होते हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर तो सरकार अमलदार है, तो करता कौन है रिगिंग? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर अब्दुल कयूम साहब। पीपल्स पार्टी के रहनुमा निसार खोड़ो साहब हमारे साथ मौजूद थे। और एक दूसरे पर सियासी जमातें धांधली के इल्ज़ामात लगाती हैं, अगले इंतखाबात के लिए शफाफ तरीक़ेकार पर भी यकीन रखती हैं, लेकिन ईवीएम पर हुकूमत को इस वक्त तमाम अपोजिशन जमातें गैर संजीदा कह रही हैं। एक ब्रेक लेते हैं, शाखावर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और ब्रेक के बाद कुछ नूर मुकद्दम कत्ल केस से मुताल्लिक मजीद गुफ्तगू करेंगे। उसमें आज एक नई पेशरफ्त हुई है, एक ब्रेक के बाद बात होगी। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। नूर मुकद्दम कत्ल केस में पेशरफ्त यह है कि ज़ाहिर जाफ़र के वालिदैन की दरख्वास्त ज़मानत को मुस्तरद कर दिया गया और अदालत की जानिब से अब जल्द अज जल्द इस केस की पैरवी मुकम्मल करके इसका फ़ैसला सामने लाने की बात की जा रही है। तो शाह खावर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाह साहब, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए नूर मुकद्दम केस में ज़ाहिर है आप इस वाक़े को बड़ी करीब से देख रहे हैं, इसमें मुस्तकिल पेश भी हो रहे हैं। जब आपने स्पेशल कोर्ट में ये मुकदमा ट्रांसफ़र करने की बात की तो मुख्तलिफ हल्कों से ये आवाज़ें आ रही हैं कि आप शायद इस मुकदमे में ताख़ीर चाहते हैं। तो शायद जब आप स्पेशल कोर्ट में इस मुकदमे को चलाने की बात करते हैं तो आपका क्या वाकई इसको थोड़ा इस मामले को ताख़ीर की तरफ ले जाना है या किस मकसद के तहत आपकी जानिब से बात की गई? देखिए, ये एक बड़ा एकेडमिक और लीगल क्वेश्चन है। वो ये है कि
ये क्वेश्चन जो है ये प्रोसिक्यूटर ने उठाया था, जो कि एडवोकेट जनरल ऑफिस के नुमाइंदे होते हैं हाई कोर्ट में, कि चूँकि ये तो मर्डर जो हुआ था ये तो 20 अगस्त को 20 जुलाई को हुआ था, और उसके बाद जब इसकी जो मतवफ़ियाँ हैं उनकी मुख्तलिफ रिपोर्ट्स जो हैं वो फोरेंसिक उसके लिए पर्पसेस के लिए भेजी गई थी, तो उसमें फिर बाद में उसमें रेप जो है वो एलिमेंट भी सामने आया। तो उस वक्त जब ये वकूआ हुआ है उस वक्त एंटी रेप इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल ऑर्डिनेंस 2020 मौजूद था। तो वो एक लीगल क्वेश्चन है जिसके बारे में हमारी कल एक इजलास है, हमने उसमें इस पर डेलिब्रेशंस करनी है। इसको कोई ऐसा कोई ये मसला नहीं है कि इसमें हम ताख़ीर चाहते हैं, हम क्यों ताख़ीर चाहेंगे। मैं तो रिप्रेजेंट कर रहा हूँ नूर मुकद्दम के वालिद को, जो कि इसमें मुस्तगीस हैं, जो कि मुद्दई हैं। हमारी तो कोशिश होगी कि ये जल्द अज जल्द ट्रायल जो है वो हो और अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचे। और आज मैं आपको एक डेवलपमेंट ये बताता हूँ कि जब जो उसमें जो मरकज़ी मुलज़िम है ज़ाहिर जाफ़र, उनके वालदैन की ज़मानत बाद अज़ गिरफ़्तारी की दरख्वास्तें जो हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दी हैं, और उसी हुक्मनामे में उन्होंने ट्रायल कोर्ट को हिदायत की है कि इसकी 8 हफ्तों के अंदर अंदर जो है ट्रायल कंप्लीट कर लिया जाए। तो हम तो बिल्कुल तैयार होंगे, चूँकि हमने प्रोसिक्यूशन के साथ होंगे, हम जल्द अज जल्द अपनी जो शहादतें हैं वो रिकॉर्ड करा देंगे। बाद में जो कि कानून डिफेंस को भी मौका देता है पूरे अपने दिफा करने का, तो उसके बाद मैं समझता हूँ कि कोर्ट जो है वो हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक ट्रायल कोर्ट इसको कंक्लूड कर लेगी जल्द अज जल्द, और हम भी कोशिश करेंगे कि जल्द। और शाह साहब ज़ाहिर अगर ऐसा होता है तो ये तो बहुत बड़ा, बहुत ज़बरदस्त अमल होगा ये अदालत का, क्योंकि इस तरह के केसेस जो मर्डर केसेस होते हैं हम नॉर्मली देखते हैं कि वो भी सालों चलते रहते हैं, उसकी इन्वेस्टिगेशन प्रोसिक्यूशन वो इतनी तवील हो जाती हैं कि बाद में जाकर फिर वो केसेस कहीं दब जाते हैं। तो ये अगर डे बाई डे हेयरिंग्स हों और इसका एक टाइम फ्रेम भी इस तरह के केसेस का मुकर्रर कर दिया जाए कि चंद माह में या चंद हफ्तों में इसको मुकम्मल किया जाएगा, तो एक बड़ा अच्छा कदम होगा ये। जी यकीनन ये तो अच्छा है। उसकी दूसरी वजह ये भी होती है कि वैसे तो और केसेस भी चल रहे होते हैं, हर केस को जो है इसी रफ्तार से चलना चाहिए, लेकिन चूँकि फाजिल हाई कोर्ट के सामने जो दरख्वास्त थी वो मरकज़ी मुलज़िम के वालदैन की ज़मानत की थी, उन्होंने कहा कि हम ये मुनासिब नहीं समझते कि उनको इस स्टेज के ऊपर जो है वो ज़मानत पर रिहा किया जाए, और उसी स्पिरिट में उन्होंने कहा कि फिर इस केस का फ़ैसला जो है वो ट्रायल कोर्ट को उन्होंने फिर हिदायत दे दी कि कम से कम आप जल्द अज जल्द उसकी समाअत करें और 8 हफ्ते में इसको कंप्लीट कर लें। और वैसे भी हाई कोर्ट्स की जो है एक सुपरवाइजरी हैसियत होती है अपनी सब ऑर्डिनेट्स कोर्ट्स के ऊपर, इसलिए उन्होंने ये हुक्म जारी किया। सही, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। शाह खावर साहब हमारे साथ नूर मुकद्दम के वकील मौजूद थे और कह रहे थे कि अब जल्द अज जल्द इस केस का फैसला आ जाएगा। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात की और अफगानिस्तान की इस मौजूदा सूरत हाल की कुछ बात करते हैं कि अमेरिका ने जब जब चाहा पाकिस्तान को ब्लैकमेल करके उसे इस्तेमाल किया है। अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन से मुकाबला करना हो तो उसे पाकिस्तान याद आया, 2001 में अफगानिस्तान में अलकायदा पर हमला करना हो तो भी अमेरिका को पाकिस्तान याद आया, अमेरिकी और नेटो फौजियों को सामान की सप्लाई करना हो तो उसे पाकिस्तान याद आया। पाकिस्तान में ड्रोन हमले किए, पाकिस्तान दहशतगर्दी का शिकार हुआ, लेकिन इन सारी मदद के बावजूद पाकिस्तान ने सिर्फ जानी और माली नुकसान ही उठाया है। अमेरिका ने बदले में हमेशा पाकिस्तान पर सिर्फ इल्ज़ाम ही लगाया और अफगानिस्तान में अपनी नाकामी का मलबा गिराना हो तो भी अमेरिका को पाकिस्तान ही याद आया है। अमेरिका पाकिस्तान से डू मोर कहता गया और पाकिस्तान करता गया, लेकिन डू मोर कहने और ओके सुनने वाले अमेरिका को वज़ीर आज़म इमरान खान का एब्सोल्युटली नॉट कहना एक आंख न भाया। अफगानिस्तान से नाकाम होकर निकलने के बाद से अमेरिका और उसके इत्तेहादी पाकिस्तान को इसका जिम्मेदार ठहराने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तान को वॉर ऑन टेरर में अमेरिकी इत्तेहादी होने की सज़ा मिल रही है। कल अमेरिकी सेनेट में अफगानिस्तान काउंटर टेररिज्म ओवरसाइट एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट नामी बिल पेश किया गया और अमेरिकी इंतजामिया से इन मामलात की तहकीकात के बाद 180 दिन में रिपोर्ट पेश करने को कहा गया। रिपब्लिकन जमात से ताल्लुक़ रखने वाले सेनेटर जिम रश ने जो बाइडन की जानिब से अफगानिस्तान से जल्दबाजी में इनखला के फैसले और इसकी वजह से पैदा होने वाले मसाइल का जायज़ा लेने के लिए ये बिल पेश किया है, जिसमें अफगान तालिबान और उनकी मदद करने वाली हुकूमतों और पाकिस्तान पर पाबंदी का मुतालबा भी किया गया है। बिल में मुतालबा भी किया गया है कि अमरीकी हुक्काम जायज़ा लें कि 2001 से लेकर 2020
2021 के दौरान पाकिस्तान समेत तालिबान को मदद फराहम करने वाले रियासती और गैर रियासती अनासर का किरदार क्या था और इसमें तालिबान को महफूज पनागाहों, माली और इंटेलिजेंस मदद, तिब्बी साजो सामान, तरबियत और तकनीकी स्ट्रेटेजिक रहनुमाई का मामला भी शामिल हो। इस बात का भी जायजा लिया जाए कि अफगानिस्तान की हुकूमत के खात्मे में हुकूमत पाकिस्तान समेत रियासती और गैर रियासती अनासर की जानिब से तालिबान को कितनी मदद हासिल रही और पाकिस्तान समेत ये अनासर 2021 में ही वादी पंजशेर में मुजाहिमती फोर्स के खिलाफ तालिबान के ऑपरेशन में कैसे मददगार रहे। तो इस सारी सूरत हाल के लिए जमील अहमद साहब साबिक सफ़ीर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो ब्रिगेडियर साहब, ये इस बिल में ये तजवीज़ पेश की गई है कि पाकिस्तान और उन दूसरे ममालिक पर जो भी अफ़गानिस्तान के मददगार रहे हैं उन पर पाबंदी लगा दी जाए। पाकिस्तान की तमाम कुर्बानियों को अक्सर नज़रअंदाज किया जा रहा है। ये इस अमरीकी रवैये को आप किस तरह से देख रहे हैं? अगर किसी को अमेरिका के करैक्टर में, अमेरिका के किरदार में, अमेरिका के बिहेवियर में, अमेरिका की डुप्लिसिटी में, अमेरिका की हिपोक्रेसी में कोई शक है तो ये हमारी गलती है। अमेरिकन आर लेड बाय द ज़ियोनिस्ट लॉबी और ज़ायनिज़्म जो है वो दुनिया अमेरिका के अंदर प्रीडोमिनेंट एक ऐसी चीज़ है जो हुकूमतों को भी गाइड करता है, जो मीडिया को भी गाइड करता है, जो सेनेटर्स को भी गाइड करता है। क्योंकि जितने अमेरिकन सेनेटर्स हैं उनके जितने इलेक्शन के अखराजात हैं वो ज़ायनिस्ट लॉबी बर्दाश्त करती है। अब अगर आप हकीकत को देख के खोल के सोचें तो 20 साल तक अमेरिका ने अफगानिस्तान को तबाह बर्बाद किया, उसकी ईद से ईद बजाई, वहाँ ह्यूमन राइट्स वायलेशन की, वहाँ औरतों की आबरूरेजी की, वहाँ बच्चों को अगवा किया, वहाँ ड्रोन अटैक किए। अभी रिसेंटली ड्रोन अटैक करके अपने ही एक एहलकार को मार दिया। अब आप मुझे बताएं, जो 20 साल तक उन्होंने तबाही और बर्बादी की है और जिस तरह अफगानिस्तान को तबाह किया है, उसके अंदर इस किस्म का बिल्क लाना किसी बेवकूफ, किसी स्टूपिड, किसी इलिटरेट, किसी जाहिल, किसी नॉन विजनरी, किसी मतलब थर्ड क्लास अप्रोच की निशानदेही तो करता है, लेकिन ये अमेरिका जैसी स्टेट की निशानदेही नहीं करता। ये अमेरिकी रियासत के बड़ेपन की निशानदेही नहीं करता। ये बताता है कि आपके अंदर मुसलमानों के बारे में कितना बुग़्ज़ पोशीदा है। इस्लामोफोबिया आपके ऊपर किस बुरी तरह हावी हुआ है। आप किस तरह लिख कर रहे हैं, जो जूस हैं, जो यहूदी सेनेटर्स हैं, उनके तलवे आप किस तरह चाट रहे हैं। इजराइल को आप किस तरह खुश करना चाहते हैं, मुसलमानों को आप किस तरह डैमेज करना चाहते हैं। तो ब्रिगेडियर साहब, इस बिल का जवाब फिर किस तरह दिया जाए? ये इस बिल के जवाब में नजरअंदाज करने की पॉलिसी अपनाई जाए या ये तमाम ममालिक मुत्तहिद हों, पाकिस्तान और दीगर ममालिक जिन पर पाबंदी लगाने की बात हो रही है, और कोई मुत्तफिका लाहेअमल ये तय करें? कोई जवाब देना चाहिए इस पर? कोई मुत्तफिका लाहेअमल तय नहीं होगा। आपके मुसलमान ममालिक बिक गए हैं। दे आर इन द लैप ऑफ इजराइल, यहूदियों की लैप में है, यहूदियों की तरफ देख रहे हैं। उनके अमेरिकन के साथ इंटरेस्ट, उनको वो नाराज नहीं कर सकते। इसको पाकिस्तान को, अफगानिस्तान को खुद बर्दाश्त करना पड़ेगा। हमारी बदकिस्मती है कि हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा। हमारी बदकिस्मती है कि हम अमेरिका जैसी ताकत के साथ काम करते। शर्म आनी चाहिए। इफ दे हैव सम शेम, दे हैव नो शेम, दे आर शेमलेस क्रिएचर। राइट फ्रॉम अमेरिकन प्रेसिडेंट डाउन टू द कांग्रेस लेवल। मतलब इस बिल की कोई तुक है? आप मुझे ये बताइए। CIA मदद करती है, MI6 मदद करती थी अहमद शाह मसूद की, CIA मदद करती है तालिबान की, CIA हथियार प्रोवाइड करती है, उसके ऊपर क्वेश्चन क्यों नहीं करते? जो सिगार की रिपोर्ट लेटेस्ट आई है, उस रिपोर्ट में सिगार के DG ने क्या कहा? उन्हें कहा अमेरिकन आर नॉट कोऑपरेटिंग इन डेवलपमेंट ऑफ अफगानिस्तान। वो रिपोर्ट कहती है कि तमाम का तमाम पैसा करप्शन की नजर हो रहा है, वो करप्शन अमेरिकन के पास जा रही है। उस रिपोर्ट पे अमल करने के बजाय ये जो यहूदी सेनेटर्स हैं, जो ज़ियोनिस्ट लॉबी को जो कहता है कि टॉक अगेंस्ट, जो ज़ियोनिस्ट पे करते हैं उनको, जो ज़ियोनिस्ट लॉबी जो उनकी स्पॉन्सर है, वो आके एक बिल लेके आते हैं ऐसे स्टूपिड सा बिल। अब इसके ऊपर मैं और आप क्या कह सकते हैं? सही। और ज़ाहिर है जो अपनी एजेंसीज हैं जो मदद करती रही मुस्तकिल खित्ते में अमन व अमान ख़राब करने के लिए, जमील साहब उनके बारे में कुछ नहीं कहा जा रहा। पाकिस्तान जिसने खित्ते में अमन के लिए 80,000 जानों की कुर्बानियाँ दी हैं, अपना कितना माली नुकसान कर लिया, उस पर और दूसरे ममालिक पर पाबंदियाँ लगाने की बात की जा रही है। आप क्या तजवीज़ करेंगे? इसको सिफारतकारी के ज़रिए इस मामले को देखा जाए या इस पर कोई एक मौसर जवाब पाकिस्तान और दीगर ममालिक की तरफ से आना चाहिए?
नहीं, दीगर ममालिक पाकिस्तान के साथ हों तो ब्रिगेड साहब की आपने गुफ्तगू सुन ही ली कि मुस्लिम ममालिक इस मामले में और ख़ास तौर पे ओआईसी के ममालिक तो नहीं महसूस होता कि कोई भी इस पर कोई बात उठाएगा, कोई आवाज़ उठाएगा, तो उससे महसूस होता है कि पाकिस्तान को तनहा इस पर अपनी कोशिशों और काविशों को जारी रखना चाहिए। गो कि उम्मीद बड़ी मध्यम हो गई है कि आइंदा जिस तरीके से डॉट से डॉट मिला के अगर इसको पढ़ा जाए और देखा जाए और जो चीज़ें अभी मंजर आम पर आ रही हैं 26 सेनेटर्स की तरफ से, ये जो बिल पेश किया गया है, या इससे पहले जेम्स इनहोफ जिन्होंने जो चेयरमैन आर्म सर्विसेज के सरबराह हैं, उन्होंने जब परसों सेक्रेटरी डिफेंस से बात की और जब जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ माइक मलन से को टेस्टिफाई किया, उनको जब पूछा तो कहते हैं कि शेमफुल एंड ऑफ 20 years एंडेवर, यानी कि 20 साल की हमारी कोशिशें और काविशें हमें शर्मिंदा कर गईं। तो ये ऐसे सख्त अल्फाज एक जगह नहीं, ये तो मैं सेनेट की बात कर रहा हूँ, लेकिन यही बातें उनके बाकी तमाम हलकों में हो रही हैं। और इस वक्त जो बाइडन पर भी बहुत बड़ा प्रेशर आया हुआ है। ये तो रिपब्लिकन के 26 हैं, लेकिन जो बाइडन के साथ यानी डेमोक्रेट्स, उनके भी बहुत सारे सेनेटर्स के यही राय और यही ख्याल नजर आता है। और ये हकीकत है जो ब्रिगेड साहब बता रहे थे कि अमेरिका में जो वहाँ यूज लॉबीज हैं या ज़ायोनिज़्म का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, वो हर हल्के में अपना काम करता है। और जो सेनेटर जब कॉन्टेक्स्ट करता है तो एक उससे अंडरटेकिंग साइन करा लेते हैं कि आप और जमील साहब इस बिल के असरात क्या हो सकते हैं अगर ये इस पर अमल दरामद हो जाता है और ये इसकी मंजूरी हो जाती है, तो फिर पाकिस्तान और ख़ासतौर पर पाकिस्तान की अगर हम बात करें, क्या असरात इसके मुरतब हो सकते हैं पाकिस्तान पर? देखिए, एक आम फहम के लिहाज से अगर देखा जाए तो इस वक्त जो डॉलर की सूरत हाल जारी है उसकी तो वजूहात दूसरी हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट वगैरह और दूसरी चीज़ें। लेकिन अगर सैंक्शन इन्होंने वाकई में इस तरफ चले गए तो ये इसकी उड़ान कहीं फिर ठहरने वाली नहीं होगी। 200 तो अगर कुछ भी ना हो तब भी 200 रुपए तक पहुंच सकता है, लेकिन अगर ये सैंक्शन वगैरह आ गए तो इसकी कोई हद फिर तयन करना मुश्किल हो जाएगा। और ये एम्बार्गो एक्ट 1807 में जो बनाया था अमेरिका ने, उसके तहत ये एम्बार्गो और सैंक्शन लगाई जाती है और इसकी मुख्तलिफ इकसाम है। जब इसकी 180 दिनों में जब रिपोर्ट आएगी उसमें रिकमेंडेशन देखी जाएगी कि किस इकसाम की, क्योंकि बहुत सारी इकसाम है इसकी सैंक्शन की, जिसमें आर्म रिलेटेड एक्सपोर्ट पर सैंक्शन होती है, जिसमें टेक्नोलॉजी के ड्यूल यूज़ पर सैंक्शन होती है, जिसमें रिस्ट्रिक्शन होती है इकोनॉमिक असिस्टेंस पे, जो कि महसूस होता है कि पहला कदम होगा अगर इन्होंने सैंक्शन की तरफ जिस तरह जा रही हैं वो। और तीसरी चीज़ उसमें होती है कि फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शंस थ्रू वेरियस इंस्टीट्यूशन लाइक वर्ल्ड बैंक एंड IMF और इस किस्म की दूसरी जो चीज़ें हैं। और आखिरी जो सैंक्शन की बात होती है इसमें वो ये कि US का कोई भी सिटीजन अमेरिका का वो पाकिस्तान में किसी किस्म की फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ नहीं कर सकता। तो ये या सारे लगा सकते हैं या एक एक करके लगा सकते हैं, ये तो इसका एक पहलू है। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर टाट गजनफर अली साहब। जमील अहमद साहब साबिक सफ़ीर हमारे साथ मौजूद थे। और अब इस मामले में आगे पाकिस्तान किस तरह से अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश करता है ये देखना होगा। कराची वालों के लिए अब एक और बुरी और अहम खबर है, और वो खबर यह है कि बिजली की कीमत भी पेट्रोल की कीमत की तरह इस दौरे हुकूमत में हर महीने बढ़ती रहती है। के इलेक्ट्रिक ने एक बार फिर कराची वालों के लिए बिजली 97 पैसे फ़ी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त की है, और ये दरख्वास्त अगस्त की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में की गई है। के इलेक्ट्रिक का कहना है कि अगस्त में फर्नेस ऑयल से 14% बिजली पैदा की गई। नेपरा के मुताबिक के इलेक्ट्रिक का मौक़िफ़ है कि गैस के कम प्रेशर के बाइस बेहतर सलाहियत वाले प्लांट्स कम चलाए गए। इन प्लांट्स को कम चलाना मेरिट की खिलाफ वर्जी है, और इस मेरिट की खिलाफ वर्जी से बिजली इस्तेमाल करने वालों पर 94 करोड़ 33 लाख रुपए का बोझ पड़ा है। इसमें गैस का प्रेशर कम होने से 61 करोड़ 80 लाख रुपए का बोझ आवाम पर डाला गया, और महंगे ज़राए से बिजली की पैदावार से 32 करोड़ 53 लाख रुपए का बोझ पड़ा।
महंगे जराए से बिजली पैदा क्यों की? नेपरा ने के इलेक्ट्रिक से 3 दिन में इसका जवाब मांग लिया है। साथ ही के इलेक्ट्रिक को सुई सदरन के साथ गैस फराहमी का मामला हल करने का हुक्म भी दिया गया है, और अगर ये मामला मुकर्ररा मुद्दत में हल ना किया गया तो फ्यूल एडजस्टमेंट की दरख्वास्त जो के इलेक्ट्रिक ने दी है वो पैसे के इलेक्ट्रिक से काटे जाएंगे। नेपरा ने यह नहीं बताया कि के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त रद्द होगी या मंजूर की जाएगी, क्योंकि माजी में भी के इलेक्ट्रिक ऐसी कई दरख्वास्तें नेपरा को कर चुका है और ये दरख्वास्तें ज़्यादातर बिजली इस्तेमाल करने वालों के बजाय के इलेक्ट्रिक के फेवर में ही जाती हैं, और नेपरा ऐसी कई दरख्वास्तें माजी में भी मंजूर कर जिसका बोझ आवाम पर पड़ा है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो क्रिकेट से मुताल्लिक कुछ अहम खबरें हैं उस पर मजीद बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और पाकिस्तान का दौरा मनसूख होने के बाद इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन एन वॉटमोर का पहला बयान सामने आ गया इस सिलसिले में। उन्होंने कहा कि यह फैसला मुकम्मल तौर पर इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने किया था, खिलाड़ियों का इस फैसले से कोई ताल्लुक नहीं था, उनसे मशवरा नहीं लिया गया, और अगले साल इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान के दौरे के हवाले से जो भी हो सका करेगी। अब उनके इस बयान के बाद पाकिस्तान में मुख्तलिफ हल्कों की जानिब से ये बात की जा रही है कि इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान आने की यकीन दहानी अगले साल करा चुकी है। पाकिस्तान और इंग्लैंड के ताल्लुकात एक बार फिर से इस्तवार होने जा रहे हैं, लेकिन पीसीबी के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान ने दूसरी जानिब इस्तीफ़ा दे दिया है, और उनके इस्तीफ़े को भी इस दौरे की मनसूखी से जोड़ा जा रहा है कि वसीम खान चूँकि इंग्लैंड से पाकिस्तान नौकरी करने आए थे और इंग्लैंड की टीम को यहाँ लाने में कामयाब नहीं हो सके, और पिछले साल कोविड की सख्त सिचुएशन में उन्हीं की तजवीज़ पर पाकिस्तानी टीम ने उन्हीं की कोशिशों के बाद इंग्लैंड का दौरा किया था, तो अब उनको इस्तीफ़ा देना पड़ा। जब से रमीज़ राजा पीसीबी के चेयरमैन बने हैं, इस तरह की बड़ी बड़ी खबरें क्रिकेट के मैदानों से आ रही हैं। पहले मिसबाह उल हक, फिर वक़ार यूनुस, और अब वसीम खान भी अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। डायरेक्टर क्रिकेट का ओहदा मुतारफ़ कराने की पीसीबी में बातें हो रही हैं। सूरत-ए-हाल पर गुफ्तगू करते हैं मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। मिर्ज़ा साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ये वसीम खान ने आज इस्तीफ़ा दे दिया, एन वॉटमोर का बयान भी आज ही सामने आया, इंग्लिश दौरे की मनसूखी का ये असर है, इस वजह से वसीम खान ने इस्तीफ़ा दिया, या फिर वो रमीज़ राजा के साथ नहीं काम कर रहे थे, उनके इख्तियारात कम कर दिए गए थे, ये वजूहात हैं? बहुत बहुत शुक्रिया अरबाब जहांगीर। दरअसल ये तो राइटिंग ऑन द वॉल थी, नविश्ते दीवार सामने था वसीम खान के जब रमीज़ राजा पीसीबी के चेयरमैन बने, क्योंकि वसीम खान को एहसान मानी लेकर आए थे। एहसान मानी खुद लंदन में रहते थे, वसीम खान बर्मिंघम से आए, तो लग यही रहा था कि एहसान मानी के जाने के बाद ज़्यादा देर दाल नहीं गलेगी वसीम खान की, और लग रहा था रमीज़ राजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 2 महीने का वक्त उन्होंने दिया था पीसीबी के लोगों को। तो वसीम खान का 1 फरवरी 2022 को कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो रहा था, तो इससे पहले ही वो चले गए, वरना अगर उन्हें निकाला जाता तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को करोड़ों रुपए देने पड़ते, क्योंकि लगभग उनका 1 महीने का पैकेज जो था वसीम खान का वो 30 लाख रुपए पर मंथ का बन रहा था। लेकिन अब उनका जाना, उसकी कई वजूहात हैं अरबाब जहांगीर। सबसे पहले तो जिस तरीके से वो गुज़िश्ता बरस पाकिस्तानी टीम को कोविड की डिफ़िकल्ट सिचुएशन में इंग्लैंड लेकर गए, वहाँ 3 स्टार होटल्स में हमारे खिलाड़ी ठहरे, और इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड को हमने फ़ायदा पहुँचाया, क्योंकि माली तौर पर उनके यहाँ प्रॉब्लम्स हो रही थी, वो बैंकरप्ट होने जा रहे थे, टेलीविजन राइट्स नहीं मिल रहे थे। फिर इस साल भी वसीम खान पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को लेकर गए, उनके खिलाड़ियों पे कोविड टेस्ट आ गए, उसके बावजूद हमारी टीम ने सीरीज खेली। तो मैं समझता हूँ एक तो वो वजह कि वो अपने ताल्लुकात को सही तरीके से कैश नहीं करा सके, हालांकि वो इंग्लिश काउंटी लेस्टरशायर से आए थे 2014 में, वहाँ वो चीफ एग्जीक्यूटिव थे, 2018 में आए, और दूसरे न्यूजीलैंड का दौरा मनसूख होने की वजह, क्योंकि न्यूजीलैंड क्रिकेट काउंसिल से वो कहते थे कि मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। तीसरे DRS का जो सिस्टम नहीं लग सका था, पाकिस्तान न्यूजीलैंड सीरीज जो नहीं हुई जिसमें डिसीजन रिव्यू सिस्टम लगना था, उसकी जिम्मेदारी भी वसीम खान और उनके अलावा डायरेक्टर कमर्शियल बाबर हामिद, इमरान अहमद खान पर आयद होती है। तो ये सारी चीजें, अभी तो ये 1 विकेट गिरी है एडमिनिस्ट्रेशन में से, अभी कई और विकेटें गिरेंगी अरबाब। सही। और मिर्ज़ा, अब ये एन वॉटमोर का जो बयान है, ये अब 2022 में वो कह रहे हैं कि हम कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान आए। अब इसमें इस बयान पर पाकिस्तान यकीन करे, इंग्लिश टीम अगले साल पाकिस्तान आएगी नहीं आएगी, ज़ाहिर है उससे पहले ऑस्ट्रेलिया का टूर भी है, और इम्कानात ये हैं कि ऑस्ट्रेलिया भी नहीं आएगा, तो पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली के लिए एक बार फिर नए सिरे से अब रमीज़ राजा एंड कंपनी को कोशिश करनी होगी। देखिए, रमीज़ राजा ने जो हार्ड स्टैंस लिया है, एक बड़ा वाज़ेह स्टैंस लिया है, उसका नतीजा ये बरामद हुआ। और फिर जो क्रिटिसिज्म हुआ इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड पर, माइक एथरटन ने क्रिटिसाइज किया, डेविड गावर ने, ये बड़े बड़े नाम हैं
उसके अलावा उनके सहाफ़ियों ने क्रिटिसाइज़ किया, दीगर लोगों ने, क्रिकेटर्स ने कहा हमें नहीं पता था, तो मेरे ख्याल में बैकफुट पर गए और इंग्लैंड की हाँ करना अब मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलिया को भी, क्योंकि ये एक ही ब्लॉक है, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, और आप देखिएगा अगले बरस न्यूजीलैंड भी आएगा, तो मेरे ख्याल में अब ऑस्ट्रेलिया का जो फरवरी में दौरा है, ऑस्ट्रेलिया भी आएगा। ये बड़ी एक अच्छी खबर है पाकिस्तान क्रिकेट के नुक्ते निगाह से अरबाब, वरना अगर इंग्लैंड नहीं आता, वो कह रहे हैं हम आएंगे, तो इसका मतलब है दरवाजे बंद हो जाते, लेकिन अब वो कह रहे हैं आएंगे तो दरवाजे खुल रहे। और मेरे ख्याल में क्योंकि इंग्लैंड की टीम आप देखें 2006 के बाद से नहीं आई, 15 बरस से वो पाकिस्तान नहीं आई, उनका आना और ऑस्ट्रेलिया का दौरा उसी से कनेक्टेड है। मुझे लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम फरवरी में पाकिस्तान के दौरे पर आएगी। और मिर्जा साहब, पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली के लिए ये दौरा ऑस्ट्रेलिया, दौरा इंग्लैंड, इसी का इंतजार करें, या फिर ये जो कुछ फ्रेंचाइजीज को बनाकर उनके फॉरेन प्लेयर्स को वर्ल्ड कप के बाद बुलाकर कहीं कोई ऐसे एग्जीबिशन, कुछ मैचेस कराए जाएं कि कम से कम इन मुल्कों का हौसला तो बढ़े, ये देखें कि इंटरनेशनल प्लेयर्स यहाँ सेफ हैं। हो गया अभी आप देखें माइक हेजमैन यहाँ पर मौजूद हैं, कमेंट्री कर रहे हैं, बैनुल अक़वामी कमेंटेटर हैं और नेशनल T20 वो कमेंट्री कर रहे हैं, तो पूरी दुनिया में मैसेज तो जा रहा है कि पाकिस्तान एक बहुत ही सेफ कंट्री है। नहीं, मेरे ख्याल में ये टीमें आएंगी, आप देखिएगा, हमें इस बात की भरपूर तवक्को है। और दिसंबर में वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट टीम को आना है। देखिए, सियाह फाम या जो कलर्ड क्रिकेटर्स हैं उनकी टीमें तो आ चुकी हैं, चाहे वो जिम्बाब्वे हो, वेस्ट इंडीज़, श्रीलंका, बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका। अब रह गई थी इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। अब इंग्लैंड ने यकीन दहानी कराई है, अल्लाह करे कि वो अपने वादे से ना फिरे, उन्होंने यकीन दहानी कराई है, माजरत भी की है ईएन वॉटमोर ने कि वो इंशाल्लाह ताला आएंगे। तो मुझे लग रहा है कि ज़रूरत पेश नहीं आएगी। बैनुल अक़वामी क्रिकेट 5 टीमों के आने से तो बहाल हो गई थी, अब गोरी टीमों के आने से इंशाल्लाह मुझे कभी उम्मीद है कि मुकम्मल तौर से बहाल होगी। और मिर्जा साहब, ये क्रिकेट बोर्ड में ये डायरेक्टर क्रिकेट का ओहदा मुतारफ़ कराने की बात, ये CEO का ओहदा ख़त्म करने की बात, ये एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस तो हो जाएंगी, इससे पाकिस्तान की क्रिकेट में क्या बेहतरी आ सकती है? देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट में बेहतरी आएगी क्योंकि COO भी थे, CEO भी थे पाकिस्तान क्रिकेट के, सलमान नसीर COO हैं, जबकि CEO वसीम खान थे। तो मेरे ख्याल में इतनी भारी तनख्वाहें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दे रहा था। और मुझे लग रहा है अरबाब कि अब ज़्यादातर शॉट्स रमीज़ राजा खुद खेलेंगे, जिस तरह वो वनडे में बैटिंग करते थे, 9 सेंचुरियाँ थी उनकी वनडे की, वर्ल्ड कप 92 में 2 सेंचुरियाँ, लगता है अब वो वही बैटिंग करेंगे। लेकिन चूंकि अभी आए हुए उनको सिर्फ 13 सितंबर को आए, 16 दिन हुए, तो मामलात बड़े गंभीर हो गए। तो मुझे लग रहा है इंशाल्लाह ताला आइंदा आने वाले वक्त में कुछ और विकेटें गिरेंगी। मैं अभी आपके प्रोग्राम में बता दूं, बाबर हामिद को जाना होगा, नदीम खान जो डायरेक्टर नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर है और वो डायरेक्टर डोमेस्टिक है, उनकी भी छुट्टी होने का इम्कान है। इमरान अहमद खान, आहिस्ता आहिस्ता विकेटें गिरना शुरू होंगी, आप देखिएगा विकेटों की झड़ी लगेगी। लेकिन मेरे साहब, जब रमीज राजा बैटिंग किया करते थे वो बड़ी सुस्त रफ्तार बैटिंग उस वनडे में किया करते थे, कोई 60s में उनका स्ट्राइक रेट होता था, और जब से वो PCB के चेयरमैन बने अपनी इस दूसरी इनिंग में वो बड़ी जारहाना बैटिंग कर रहे हैं। देखिए, रमीज राजा T20 क्रिकेट नहीं खेले, वो 57 टेस्ट मैच और फिर 198 के करीब वनडे खेले। वनडे में उनकी 9 सेंचुरियां, अरबाब, टेस्ट में सिर्फ 2 सेंचुरियां। तो आप अंदाजा लगा लें कि उन्होंने वनडे की तरह शुरू किया। अगर T20 तो वो खेले नहीं, अगर T20 की तरह खेलेंगे तो फिर पूरा ही सफाया हो जाएगा। सही, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। मिर्जा इकबाल बेग साहब, सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट, हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि अभी बड़ी बड़ी विकेटें गिरने वाली हैं और बड़ी तब्दीलियाँ होने जा रही हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बेहतरी की जानिब गामज़न है। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।